हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रति और मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। हम पढ़ रहे थे चौहानों का इतिहास। चौहानों के इतिहास में हमारा चल रहा था पृथ्वीराज चौहान। आज पृथ्वीराज चौहान को उसी कड़ी के अंदर आगे बढ़ेंगे। कल हमने देख लिया था पृथ्वीराज चौहान जो है भंडारक जाति का दमन करता है, अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन करता है। आज उससे आगे देखते हैं आगे की कड़ी में क्या है। चलते हैं आगे। आगे युद्ध देखते हैं साथियों। कल घर के युद्ध देखे, आज पड़ोसियों के युद्ध देखते हैं, विदेशियों के युद्ध देखते हैं। एक युद्ध होता है महोबा का युद्ध। इसका युद्ध होता है महोबा का युद्ध, जिसे एक युद्ध के नाम से और जाना जाता है। लिखते हैं हम महोबा का युद्ध। कब होता है साथियों? 1182 ईस्वी में होता है। क्या होता है? 1182 ईस्वी में होता है। किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? परमार्दी देव चंदेल के साथ में युद्ध होता है। परमार्दी देव चंदेल के साथ में युद्ध होता है पृथ्वीराज का। परमार्दी देव चंदेल के साथ में क्या होता है? युद्ध होता है। कहाँ का था ये? ये परमार्दी देव जो है ये यूपी व एमपी के बीच का क्षेत्र है। यूपी व एमपी के बीच का क्षेत्र है महोबा। यहाँ का था राजा। इसके साथ में युद्ध होता है किसका? पृथ्वीराज का। पृथ्वीराज थर्ड चौहान, इनका युद्ध होता है। इनका एक सेनापति था पृथ्वीराज चौहान का, खंडेराव। कौन साथियों? खंडेराव इनका सेनापति था। इधर परमार्दी देव के सेनापति थे आलह व उद्दल। दो सेनापति इधर है। कौन है? आलह व उद्दल है। युद्ध कैसे होता है? सॉरी, कहानी बताता हूं मैं आपको एक, देखना। महोबा का युद्ध जो है कैसे होता है? पृथ्वीराज जो है अपनी अड़ोस पड़ोस का क्षेत्र है, ये परमार्दी देव जो है ये धीरे धीरे राजस्थान की तरफ बढ़ रहा था। पृथ्वीराज ने सोचा क्यों नहीं ये राजस्थान की तरफ बढ़े, इससे पहले इसको दबा दे, इससे पहले ही इस व्यक्ति को दबा दे, इसलिए युद्ध होता है। इधर पृथ्वीराज जो है अपनी सेना लेके आता है। ये जो आला व उदल है ये किसी कारण से पहले परमार्दी देव की सेना को छोड़ के यहाँ से चले जाती है जयचंद गहड़वाल के यहाँ। जयचंद गहड़वाल के पास चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही इस परमार्दी देव को पता चला पृथ्वीराज सेना लेके आ रहा है, फिर इस आला व उदल दोनों सेनापतियों को वापस बुलाया। वापस जो बुलाया तो बुलाए, ये जयचंद गहड़वाल है ये भी सहायता करने के लिए आता है परमार्दी देव की। युद्ध होता है दोनों के बीच में। इस युद्ध के बीच मध्य में जो युद्ध होता है इस समय के मध्य में 1182 के अंदर, इसके अंदर ये पृथ्वीराज चौहान जो है ये जीत जाता है, ये हार जाता है व्यक्ति। हारता तो है, ये दोनों सेनापति आला व उदल वीर गति को प्राप्त हो जाती है। वीर गति को प्राप्त यानी दोनों के दोनों महोबा के युद्ध 1182 के अंदर दोनों के दोनों मारे जाते हैं। क्या हो जाती है? मारे जाते हैं। दोनों व्यक्ति मारे गए। अब देखो मजे की बात ये है, ये महोबा का जो युद्ध है ये परमार्दी देव चंदेल है इसके लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसके दो सेनापति इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए थे, बहादुरता पूर्वक लड़े थे और दोनों के दोनों शहीद हो गए थे। इन दोनों सैनिकों के लिए जाना जाता है कि किस युद्ध के अंदर है आला व उदल जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो वो महोबा का युद्ध है। कौन सा? महोबा का युद्ध है।
इसी युद्ध को एक युद्ध और कहती है तुमुल का युद्ध। ध्यान रख लेना, महोबा के युद्ध को ही कहती है तुमुल का युद्ध, ध्यान में रख लेना। अच्छा डबल लगा दिया क्या, हटा दो, तुमुल का युद्ध कहती है इसको। क्या कहती है, महोबा का जो युद्ध है इसे ही तुमुल का युद्ध कहती हैं। परमार्दी देव चंदेल व पृथ्वीराज के बीच में होता है, जिसमें आला व उदल परमार्दी देव के जो सेनापति है ये शहीद हो जाती हैं, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान जो है जीत जाता है। इसके बाद में आगे एक युद्ध पड़ती है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान जो है आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी से विवाह करके उसे ले आता है। उससे पहले सहयोगिता की कहानी बताई थी। अब बात करती है, मैंने आपको बताया गुजरात का चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड जो है वो इच्छिनी से विवाह करना चाहता है, लेकिन विवाह नहीं कर सकता क्योंकि उससे पहले ही पृथ्वीराज ने विवाह कर लिया था। तो एक युद्ध इनके बीच में भी होता है, नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध मेरे साथियों, नागौर का युद्ध होता है। ये कब होता है, ये युद्ध इसका सन मिलता है 1184 से 1187 तक, लंबे समय तक चलता है ये। इधर पृथ्वीराज कहता है मैं विवाह करूंगा, उधर भीमदेव कहता है मैं विवाह करूंगा, लेकिन लास्ट में पृथ्वीराज विवाह कर लेती। अब देखते हैं युद्ध जो है गुजरात का कौन है, भीमदेव है। भीमदेव कौन सा है, सेकंड, कहाँ का, गुजरात का। गुजरात में कौन सा शासक था मेरे साथियों, कौन सा शासक था, चालुक्य था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो है इधर ये भीमदेव व पृथ्वीराज के बीच में युद्ध होता है। क्या होता है, भीमदेव व पृथ्वीराज के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज जीत जाता है, इसमें भीमदेव हार जाता है। युद्ध किसको लेके हुआ था, एक राजकुमारी थी जिसका नाम मिलता है इच्छिनी, आबू परमार की राजकुमारी थी, आबू परमार वंश की राजकुमारी के लेकर युद्ध होता है। पृथ्वीराज क्या करता है, इच्छिनी के पास जाता है, इच्छिनी से विवाह कर लेता है। इच्छिनी को कहता है कि तेरे यार नु दबड़ू फिर देसी पर दबदा किती है, इस भीमदेव के लिए कहता है कि ये भीमदेव जो है मेरे को तेरे लिए दबाना चाहता है कि मैं तेरे से विवाह न करूं, है ना। तेरे यार नु दबड़ू फिर देसी पर दबदा किती है, कहानी हो गई, विवाह हो जाता है। इधर पृथ्वीराज विवाह कर लेता है। अब मस्त मगन लीन है। अब इच्छिनी कहती है विवाह के बाद कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ। अब पृथ्वीराज सीधा अंदर जाने लग गया। आगे देखते हैं कहानी। फिर इस युद्ध के अंदर फिर अंतिम समय में संधि हो जाती है भीमदेव व पृथ्वीराज के साथ। क्या हो जाती है, संधि हो जाती है दोनों के बीच। संधि करवाता कौन है, ये देखती एक चालुक्य व्यक्ति और है, चालुक्य है और उधर चौहान है। इन दोनों के बीच में प्रतिहार व्यक्ति आता है जो संधि करवा देता है। कौन आता है, प्रतिहार व्यक्ति आता है जो संधि करवा देता है, जिसका नाम मिलता है जगदेव। जगदेव प्रतिहार ने संधि करवा दी इन दोनों के बीच में कि ऐसे लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा, संधि करो, हो गया जो हो गया। अब पृथ्वीराज इच्छिनी को लेके चला गया है, विवाह हो गया, सीधा अंदर आने लगा है। अब आगे देखते इसके बाद में इधर जो गहड़वाल था, जयचंद गहड़वाल, ये भी गरमा रखा है क्योंकि उधर से सहयोगिता को भगा लाया। सहयोगिता को कहता है मैं तुझे भगा लाया तेरे बाप के डर से, है ना, तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के डर से भगा लाता है। अब कोई भाई बेटी ले जाए किसी की
तो बाप चुप थोड़ी रहेगा, नहीं रहता। अब इन दोनों के बीच में युद्ध होना है, वाद विवाद चल रहा है। अब वो देखते हैं, नागौर का युद्ध 1184 से 87 तक चलता है, भीमदेव सेकंड व पृथ्वीराज थर्ड के मध्य है। जिसका कारण इच्छिनी थी, इच्छिनी से पृथ्वीराज का विवाह हो जाता है, संधि हो जाती है जगदेव प्रतिहार के कहने पे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे कहानी खतरनाक होने वाली है, ये देखना है। अब क्या होता, चौहान व गहड़वाल विवाद, ये देखती। चौहान कौन? पृथ्वीराज थर्ड। गहड़वाल कौन? जयचंद। इन दोनों के मध्य क्या होता है, विवाद हो जाता है। विवाद का कारण क्या है, विवाद का कारण क्या है, ये देखो। अब देखो, विवाद का कारण देखते हैं। परमार्थिदेव चंदेल को हराया था युद्ध में, महोबा का युद्ध 1182 का। जयचंद उस समय आला उदर के साथ में जाता है, चंदेल की सहायता करता है। चंदेल की सहायता किस वजह से की, गहड़वाल ने की। चंदेल गहड़वाल गठबंधन के कारण इन दोनों के बीच में आपसी विवाद है ना। इन दोनों के बीच में चंदेल व गहड़वाल का गठबंधन होता है, इसीलिए पृथ्वीराज व जयचंद के साथ विवाद हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जयचंद तो ये कहता है कि ये मेरी पुत्री को ले गया था, लेकिन पृथ्वीराज ये कहता है कि जयचंद, जब मैं परमार्थिक देव चंदेल के साथ युद्ध लड़ने गया था, तब उसने जयचंद की, सॉरी, परमार्थिक देव की सहायता की थी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया, लेकिन मेरा दुश्मन हो गया, मेरा क्या हो गया, दुश्मन हो गया। फिर एक मजे की बात और है, पृथ्वीराज ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि आनंगपाल जो थे, इनको कहते हैं कि पृथ्वीराज के नाना जी थे, और उन्होंने पृथ्वीराज को दिल्ली पे अधिकार दे दिया था, कर ले, अधिकार कर ले। फिर एक कारण और मिलता है, कौन सा, ये कारण है जी संयोगिता, सब समझते हैं इसको। संयोगिता से विवाह पृथ्वीराज, ये कारण है जिनके कारण क्या होता है, पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य वाद विवाद होता है। इस संयोगिता वाले जो वाद विवाद है ना, इसकी घटना जो है वो कौन कौन से बताते हैं कि पृथ्वीराज ने संयोगिता को इसके घर से उठाया और उठा के लव मैरिज कर ली थी, है ना। इस बात को बताते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये कहते हैं कि ये कहानी सही है। और बात करें, और इसको कौन सही बताता है, तो एक शर्मा और आ जाता है, गोपीनाथ शर्मा। फिर एक व्यक्ति आ जाता है सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य, जो चार्ल्स मार्टिन से बप्पा रावल की तुलना करता है, वो ही सीवी वैद्य है। चिंतामणि विनायक वैद्य है, जो है संयोगिता वाली कहानी को सच बताती, ठीक है। एक कारण और देखो, आपस के अंदर है पृथ्वीराज व जयचंद के बीच में एक जो कारण ये भी है, वो कारण है साम्राज्य, साम्राज्य विस्तार की नीति। आज भले ही कोई भी राजा है, वो अपने क्षेत्र के अलावा ये चाहेगा कि मैं मेरा क्षेत्र ये जो है इसे और बढ़ाऊं, आसपास के क्षेत्र और जीतूं, अपनी बाउंड्री और ज्यादा करूं। ये जो कारण है, इसके कारण है चौहान व गहड़वाल के बीच में क्या हो गया था, विवाद हो गया था। देखा, आगे चलती, आगे आगे चलती, आगे देखते हैं कहानी। अब भाई आगे की कहानी कुछ ऐसी है
कि इधर तो पृथ्वीराज जी शिरोंगिता को ले आए, लव मैरिज करवाई पसंदीदा लड़की से। अब भाई सैया कुछ बोले ना, कैसे ही बोले, ससुराल गेंदा फूल, सैया जी। पृथ्वीराज पहले संयोगिता को लेके आता है, फिर किसको लेके आता है, इच्छिनी को लेके आता है। अब एक तलवार है और दो म्यान है। अब दो म्यानों को संभालना जरूरी है। 24 घंटे में कुछ घंटे संयोगिता के, कुछ घंटे इच्छिनी के, बाकी घंटे खत्म, क्योंकि इधर ही रह जाता व्यक्ति चिन टपाक डम डम, इधर बैठा रहता, रास रलिया मनाता और शाम को खाना खाता और सो जाता। कभी इच्छिनी कभी संयोगिता, कभी इच्छिनी कभी संयोगिता। इधर क्या होता है, इधर कहानी डगमगा जाती है गजनी से। विदेश से एक बंदा आता है जिसका नाम मिलता है मोहम्मद गोरी। ये व्यक्ति बढ़ा, इसने पंजाब का जो, पाकिस्तान का जो पंजाब है, पाकिस्तान का जो पंजाब है, पंजाब प्रांत है, इस पंजाब पे कब्जा कर लिया। और अब ये मोहम्मद गोरी धीरे धीरे भारत वाला जो पंजाब है, भारत का जो पंजाब है, इसकी तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पे भी कब्जा पूरा पूरा करना चाहता है। करना ही क्या चाहता है, इस व्यक्ति ने यहाँ पे भी कब्जा कर लिया था। कहाँ पे, तबर हिंद पे, तबर हिंद, सर हिंद, या वर्तमान में मैं बात करूं जो बठिंडा है, वर्तमान में क्या है, बठिंडा है। पहले तबर हिंद या सर हिंद कहते थे इसे। इस स्थान पे कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, तबर हिंद पे कब्जा कर लिया। किसने, गजनी से आया था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी या मोहम्मद गोरी जो है, इसने क्या कर लिया भाई, कब्जा कर लिया। कहाँ पे, तबर हिंद पे। अब पृथ्वीराज को किसी व्यक्ति ने जाके कहा, किसी मंत्री ने जाके कहा, सर छोड़ो, थूक चाटना छोड़ो, इधर अपना क्षेत्र जो है ये चला जा रहा है। पता क्या हुआ कि सर उधर गजनी से मोहम्मद गोरी नाम का व्यक्ति आया है, जिसने क्या कर लिया, तबर हिंद पर कब्जा कर लिया। बठिंडा का जो तबर हिंद का किला है उस पे कब्जा कर लिया। अब वो हमारे हाथ में नहीं रहा। पृथ्वीराज कहता है अच्छा, हाँ जी ये ही हुआ है। पृथ्वीराज ने अपनी सेना तैयार की और चल दिया इधर तबर हिंद पे। आगे मोहम्मद गोरी तैयार है अपनी सेना के साथ में। दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध मेरे साथियों, तराइन का युद्ध होता है 1191 ईस्वी के अंदर। कब होता है, 1191 के 91 ईस्वी के अंदर होता है। ये जो तराइन का युद्ध है, ये कौन सा युद्ध है साथियों, प्रथम युद्ध। तराइन का कौन सा युद्ध है, प्रथम युद्ध है, ध्यान में रख लेना। किस किस के मध्य होगा, इधर तो मोहम्मद गोरी होगा गजनी वाला, और इधर अपना पृथ्वीराज होगा, पृथ्वीराज होगा। इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है। पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज की सेना भारी पड़ती है, इस गोरी की सेना को हरा देती है। गोरी की सेना जो है हार जाती है। पृथ्वीराज जो है ये जीत जाता है। इसका वो ही सेनापति है जो इसके साथ में आता है, खंडेराव। कौन सा, खंडेराव वो ही सेनापति है जो साथ में आता है। इधर इनका एक सेनापति था काजी जियाउद्दीन, काजी जियाउद्दीन। इधर इनके साथ में, पृथ्वीराज के साथ में एक तोमर वंश का व्यक्ति भी होता है, गोविंद राय तोमर। क्योंकि पहले दिल्ली पे अधिकार किनका था, तोमरों का था, लेकिन बाद में ये जो तोमर है चौहानों के अधीन हो गए थे, तो ये भी इनके साथ में ही रहते थे। गोविंद राय तोमर जो है, इस व्यक्ति ने युद्ध के अंदर क्या किया देखो, इस व्यक्ति ने ये जो काजी जियाउद्दीन है इसको पकड़ लिया था।
इस काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लिया था और इस गोरी को भी बंदी बना लिया गया था और पृथ्वीराज के दरबार के अंदर पेश किया जाता है, दोनों व्यक्तियों को, गोरी काजी जियाउद्दीन को। अब पृथ्वीराज कहता है, बता गोरी, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, है ना। इधर मन ही मन में गोरी सोचता है, तुम क्या सोचते हो गोरी, दुख तो होगा। गोरी दुख कदापित नहीं होने वाला, क्योंकि गोरी अब दिमाग चलाने वाला है। और दिमाग क्या चलाता है, गोरी कहता है, क्या पृथ्वीराज जी, आपके जो सनातन धर्म के अंदर जो नियम कायदे कानून है वो तो ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम अपने आप की गलती कबूल करता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है। मैं तो आपकी काली गाय हूँ, शुद्ध गाय हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, मेरे से गलती हो गई, आप मुझे एक बार क्षमा करें, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। पृथ्वीराज ने कहा, जा मोहम्मद गोरी, तू क्षमा कर दिया गया। अब मोहम्मद गोरी व काजी जियाउद्दीन कुछ समय तक तो पृथ्वीराज के दरबार में इधर उधर आते जाते, इनको रामा श्यामा करके जाते, नमस्कार बुला के जाते, लेकिन बाद में धीरे धीरे मोहम्मद गोरी वापस अपने गजनी लौट जाता है और गजनी के अंदर एक कहानी सेट करता है। क्या करता है, गजनी में फिर एक कहानी सेट करता है। वो देखते हैं कौन सी कहानी। आगे चलती है इस तराइन के युद्ध से, आगे चलती हैं आगे का युद्ध देखने वाली। गजनी धीरे धीरे अपनी सेना की तैयारी में जुट जाता है, आगे अभ्यास करता है, सेना बटोरता है, सेना बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। गोरी जो है गजनी में बैठा बैठा आगे की युद्ध का अभ्यास करता रहता है, फुल तैयारी करता है कि हमें कैसे करके पृथ्वीराज को हराना है और कैसे विजय हासिल करनी। लेकिन इधर पृथ्वीराज वापस उन्हीं रस रलियों में रल जाता है। इधर पृथ्वीराज का वो ही कार्य है, तुम मेरी महबूबा जाने मैं ना दूंगा। लेकिन गोरी क्या करता है, अपनी सेना के साथ में अभ्यास करता है, किसका साथियों, युद्ध का अभ्यास करता है। इधर क्या चल रही होती है, रास लीला चल रही होती है उन्हीं दो रानियों के साथ में। पृथ्वीराज इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता कि गोरी अपनी सेना तैयार कर रहा है और गोरी आगे युद्ध कर सकता है। पृथ्वीराज ने एक युद्ध के बाद में मोहम्मद गोरी को हरा के अपने हथियार डाल दिए। क्या कर दिए थे, अपने हथियार डाल दिए थे। लेकिन गोरी ने हथियार नहीं डाले, गोरी अपने तैयारी के अंदर जुटा रहा। ऐसा कहते हैं कि आप जिस चीज को एक बार जीत लेते हो तो आप उस चीज को जीतने के बाद में छोड़े मत, आगे और प्रयास करें, आगे की चीजें जीतने का प्रयास करें। ऐसे ही हम हैं, हम एग्जाम दे के आते हैं, हम सफल नहीं हो पाते तो हम दोबारा तैयारी करते हैं कि इस बार सफल हो जाएंगे, करते हैं तैयारी। ऐसे ही मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी को पता है कि मैं एक बार हार गया, मैं हार के नहीं बैठने वाला, मैं आगे चलने वाला हूँ और तैयारी करूंगा। मोहम्मद गोरी अभ्यास किया, अभ्यास के बाद में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के बारे में जितनी जानकारी थी सारी की सारी जानकारियां बटोर ली। किसी ने बताया कि जब पृथ्वीराज युद्ध के मैदान के अंदर आएगा तब अगर उसका घोड़ा बदल दिया जाए, घोड़ा बदल दिया जाए तो पृथ्वीराज हार सकता है। क्या तो घोड़ा कैसा हो, घोड़ा का डांस करने वाला हो, घोड़ा कौन सा हो, डांस करने वाला हो, नृत्य करने वाला अगर घोड़ा दे दिया जाए तो जैसे ही युद्ध प्रारंभ होने के लिए ऐलान आदेश होगा, शहनाई नगाड़े बाजेंगे तो घोड़ा डांस करने लगेगा। इससे पृथ्वीराज जो है अपना संतुलन खो बैठेगा और हम उसे पकड़ के मार देंगे। गोरी ने कहा अच्छा प्लान है। गोरी धीरे धीरे वापस तवर हिंद की तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे कब्जा लगाता है, बहाना बनाता है। पृथ्वीराज पता करता है कि आप यहाँ पे किस लिए आए हो, तब ये बहाना बनाता है कि मैं तो मेरे भाई की तलाश में आया हूँ। भाई ने कहा कि आप तो वापस जाओ पृथ्वीराज के पास और उनसे संधि की बात करेंगे, आगे हमें कोई युद्ध नहीं करना है। अब भाई जब तक संदेश नहीं देता तब तक मैं यहाँ पे कैंप लगा के बैठा हूँ, भाई के संदेश का इंतजार कर रहा हूँ, भाई के संदेश की तलाश कर रहा हूँ। अब भाई का संदेश कैसे आए भाई,
पृथ्वीराज के साथ आया ही युद्ध करने है तो भाई क्यों संदेश भेजे। पृथ्वीराज फिर ढीला पड़ गया। पृथ्वीराज ने सोचा हो सकता है मोहम्मद गोरी का कोई भाई संधि के लिए संदेश भेजे और मोहम्मद गोरी अपने साथ संधि करने के लिए आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन इन गोरी के सेनापतियों ने क्या किया, आसपास लकड़ियां इकट्ठी की और लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई। आग जला के छोड़ दी अपने कैंप के पास और वहां पे सारे सैनिक इकट्ठे हो गए। इधर पृथ्वीराज के सैनिकों ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो कहा भाई साहब सर्दी बहुत गिर रही है तो हम थोड़ा हाथ पांव सेक रहे हैं। इधर पृथ्वीराज के सैनिक मंत्री सारे क्या कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। क्या कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। तमन चमन डिस्को डांस चल रहा था। तमन चमन डिस्को डांस चल रहा था। इन व्यक्तियों ने क्या किया, शाम को जैसे ही रात के जैसे ही 4 बजे, शाम के नहीं रात के, वैसे ही इन्होंने इधर पृथ्वीराज के सैनिकों पे आक्रमण कर दिया और सैनिक जो है ये सारे के सारे बिखर गए थे, खिन गए थे। इनको कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। इनको कुछ समझ में नहीं आया कि अब करें क्या, युद्ध हो गया है, हम तो प्रिपेयर तैयार ही नहीं है युद्ध के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का समय है और सारे सुबह की जो कार्यरत है वो करने गए थे। अब उस समय हथियार कहाँ पे साथ में, वहां पे तो कुछ और साथ में, तो सारे के सारे बिखर गए। मोहम्मद गोरी की सेना भारी पड़ी। और ये जो पृथ्वीराज के बारे में कहते हैं कि पृथ्वीराज जिस घोड़े पे सवार होता है वो नाट्य रम्मा घोड़ा था। कौन सा घोड़ा था, नाट्य रम्मा घोड़ा था, जो घोड़ा किसी सैनिक ने बदल दिया था। कौन से व्यक्ति थे वो, मोहम्मद गोरी के व्यक्ति थे जिन्होंने इस घोड़े को बदल दिया। और ये घोड़ा कौन सा था, नृत्य करने वाला, डांस करने वाला घोड़ा था। और जैसे ही ये पृथ्वीराज इसमें सवार होकर जाता है, घोड़ा उछल कूद करने नाचने प्रारंभ हो जाता है। पृथ्वीराज को कुछ समझ नहीं आता, नाचने वाला घोड़ा था, इसीलिए पृथ्वीराज के घोड़े का नाम नाट्य रम्मा है। ध्यान में रख लेना, नृत्य नाट्य रम्मा। अब भाई मोहम्मद गोरी इस युद्ध के अंदर भारी पड़ता है और पृथ्वीराज को बंदी बना लेता है। इस बार पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। पहले पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को बंदी बनाया, लेकिन इस बार बंदी किसको बना लिया गया है, पृथ्वीराज को बना लिया गया है मोहम्मद गोरी द्वारा। किसके द्वारा, मोहम्मद गोरी द्वारा। बंदी कहाँ पे बनाया जाता है इसकी बात करते हैं। इस युद्ध के अंदर कौन सा युद्ध साथियों, तराइन का युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध है ये, तराइन का सेकंड युद्ध 1192 में होता है ये युद्ध। इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज को बंदी बना लिया जाता है। बंदी कैसे बना लिया जाता है, पृथ्वीराज युद्ध के मैदान से भाग निकलता है। भाग निकलता है लेकिन हरियाणा की तरफ बढ़ता है। पीछे पीछे मोहम्मद गोरी व इनके सैनिक पीछे ही होती है। इनका टारगेट था कि आज पृथ्वीराज को पकड़ेंगे। पकड़ेंगे कहाँ पे, जैसे ही पृथ्वीराज हरियाणा के क्षेत्र सिरसा के अंदर पहुंचता है, कहाँ पे, सिरसा में पहुंचता है, यहाँ पे पृथ्वीराज को बंदी बना लिया जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा। अब मोहम्मद गोरी को बंदी बना के कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्हें गजनी ले गए थे और कुछ इतिहासकार कहते हैं इन्हें यहीं पे मार दिया गया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्हें गजनी ले गए थे, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं इन्हें बंदी बनाया था और यहाँ से यहीं पे मार दिया था। अलग अलग बातें हैं। सिरसा से बंदी बनाया गया, ये बात कहाँ पे मिलती है, ये बात मिलती है पृथ्वीराज विजय से। सिरसा में पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। अब आगे देखते हैं। इस युद्ध के बाद में, इस युद्ध के बाद में भारत में क्या होता है, इस युद्ध के बाद में भारत में यानी देश में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती। क्या होती है, मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है तराइन की दूसरे युद्ध के बाद। अब देखो, पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार बात करें तो गजनी ले गया था इन्हें मोहम्मद गोरी। कहाँ पे, गजनी ले गया और गजनी ले जाके कहते हैं कि पृथ्वीराज की आंखें नोच ली थी, आंखें निकाल दी थी, आंखें निकाल के जेल में डाल दिया था।
फिर इन पृथ्वीराज के घनिष्ठ मित्र थे और इनके दरबारी थे चंदबरदाई। इनको पता चला कि मेरे मित्र को जेल में डाल दिया, आंखें नोच ली, गजनी के अंदर है और किसके पास है, मोहम्मद गोरी के पास में है। तो चंदबरदाई यहाँ से पृथ्वीराज से मिलने के लिए जाता है, गजनी चला जाता है, मोहम्मद गोरी को बताता है कि तुमने ये गलत किया, हमने तो तुम्हें गिरफ्तार करके बंदी बना के वापस छोड़ दिया था क्षमा मांगने पे, लेकिन अगर आपने बंदी बना ही लिया तो उनकी आंखें क्यों नोची, जेल में डाल देते, आंखें नोचने की कहाँ पे जरूरत थी। लेकिन फिर मैं आपको एक बात और बताऊं, इस व्यक्ति की आपने आंखें तो नोच ली है लेकिन इस व्यक्ति की कला आप नहीं जानते। मोहम्मद गोरी ने कहा क्या नहीं जानता। तब चंदबरदाई ने कहा कि ये क्या है, बाण भेदी है। क्या है ये, बाण भेदी है, बाण भेदी के ज्ञाता है। मोहम्मद गोरी ने कहा भला ऐसा भी कहीं होता है। तो चंद्रबरदाई ने कहा बिल्कुल होता है, आप चाहो तो इन्हें मारने से पहले ये कला देख सकते हो। मोहम्मद गोरी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कल सुबह पृथ्वीराज को मारने से पहले इसका ये बाण भेदी वाला जो है ज्ञाता ये भी देख लेगी। सैनिकों ने सुबह मंच तैयार किया, एक तरफ पृथ्वीराज का मंच था और दूसरी तरफ गोरी बैठा था, दोनों आमने सामने थे। गोरी का मंच थोड़ा ऊपर था, पृथ्वीराज का मंच थोड़ा नीचे था। चंदबरदाई को भी पृथ्वीराज के साथ में जेल में डाल दिया जाता है। जब चंदबरदाई गोरी के पास जाता है, चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को सारी की सारी बात समझा दी थी कि मैं मोहम्मद गोरी को ये कह के आया हूँ, वो कल आपका मंचन करवाएगा, आपकी ये कला देखना चाहता है, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे आप तीर चलाना और हम मोहम्मद गोरी को दोनों मिलके मार देंगे। पृथ्वीराज ने कहा मित्र जैसा आप कहो मैं तो वैसा ही कर दूंगा, अब तो मुझे वैसे भी कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरे दिन मंचन लगाया गया, मंच सजाया गया अच्छे तरीके से, मोहम्मद गोरी आके बैठता है, राजा की जय जयकार होती है। इधर से पृथ्वीराज व चंदबरदाई दोनों को जेल से बाहर निकाल के लाया जाता है। पृथ्वीराज के हाथ में धनुष ठहराया जाता है, बाण ठहराया जाता है। इधर पास में ही चंदबरदाई खड़ा है और चंदबरदाई जहाँ पे मोहम्मद गोरी बैठा है पूरा का पूरा अनुमान लगा लेता है कि कहाँ पे बैठा है। इधर से मोहम्मद गोरी ने एक बेल लगा रखी थी, घंटी लगा रखी थी। मोहम्मद गोरी कहता है कि मैं जैसे ही इस घंटी के टन बजाऊं तो सीधा निशाना इस घंटी पे लगना चाहिए। पृथ्वीराज ने कहा जैसे मोहम्मद गोरी आप कहो वैसे ही कर देंगे, घंटी पे निशाना लगा देंगे। चंदबरदाई पास में ही खड़ा था, चंदबरदाई ने आंखों के अंदर उस मोहम्मद गोरी की दूरी नाप ली थी। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को कहता है कि मैं एक दोहा बोलूंगा और आप उस दोहे को सुलझा के वहां पे तीर लगाना, सीधा मोहम्मद गोरी के लगेगा। चंदबरदाई इधर मोहम्मद गोरी उस घंटी को बजाता है, आदेश मिल गया। इधर चंदबरदाई दोहा बोलता है, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अष्ट उंगल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चूको चौहान। के 4 बांस 24 गज अष्ट 8 उंगल प्रमाण, कि 4 बांस 24 गज की दूरी और 8 उंगल ऊपर जो है सुल्तान बैठा है, मतलब मोहम्मद गोरी बैठा है। मत चूको चौहान की अब चूकना मत, सीधा निशाना गोरी पे लगना चाहिए। और पृथ्वीराज ने सीधा निशाना गोरी के माथे में मारा और गोरी का अंतिम समय खत्म हो गया। अब गोरी खत्म हो जाता है और फिर चंदबरदाई कहता है कि मैं और मेरे मित्र पृथ्वीराज ने दोनों को अपने आप ने मार लिया था, कि मैंने पृथ्वीराज को मारा और पृथ्वीराज ने मेरे को मार दिया, हम दोनों भी वहीं पे समाप्त हो गए थे। ये किससे मिलती है, ये चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासो से मिलती है जानकारी। लेकिन फिर कुछ अलग जानकारी भी मिलती। कुछ ने कहा कि पृथ्वीराज को गजनी नहीं लेके गया बल्कि यहीं पे मार दिया था 1192 के अंदर ही, यहीं पे मार दिया गया था कि इस सिरसा से बंदी बनाया और अजमेर लेके आ गए थे उसी के दरबार के अंदर, और यहाँ पे गोरी ने कब्जा कर लिया और यहीं पे पृथ्वीराज को मार दिया था। लेकिन भाई जब इनकी पृथ्वीराज जी की छतरी की बात करती है तो इनकी छतरी मिलती है गजनी अफगानिस्तान के अंदर। इससे भी पता चलता है कि हो सकता है पृथ्वीराज को वहां पे मारा हो।
लेकिन फिर अगर मारा भी है, अगर पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने वहां पे लेके गया, वहां पे पृथ्वीराज मरा है, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मार दिया, बाद में चंद्रबरदाई में पृथ्वीराज एक दूसरे को आपस में मार देती हैं। अब चंद्रबरदाई मर गया तो मरने के बाद में पृथ्वीराज विजय के अंदर ये बात लिखी सॉरी पृथ्वीराज रासो के अंदर ये बात लिखी किसने कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मारा और बाद में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को मारा और पृथ्वीराज ने चंद्रबरदाई को मारा, क्योंकि वो तो उसी समय मर गया। बाद में ये बात लिखी किसने? चंद्रबरदाई ने। ऐसा तो है नहीं कि किसी को पहले बात बताई होगी कि कल ऐसे होने वाला है तो बुक में लिख दे, या पहले आप बुक लिख के छोड़ गए, ऐसा नहीं। क्योंकि चंद्रबरदाई के मरने के बाद में चंद्रबरदाई के पुत्र ने, ये जो चंद्रबरदाई है इसका पुत्र है जलहन, इन्होंने इनकी जो पृथ्वीराज विजय है उसको पूरा किया और इन्होंने ही ऐसी बात लिखी है, जैसा सुना वैसा उस पुस्तक के अंदर, उस ग्रंथ के अंदर लिख दिया कि पृथ्वीराज ने गोरी को मारा और पृथ्वीराज को चंद्रबरदाई ने, चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज ने आपस में मारा। लेकिन फिर भाई अब ये जो बात है कि 1192 के अंदर अजमेर में पृथ्वीराज की मृत्यु होती है, गोरी अजमेर में पृथ्वीराज को मारता है, ये एक इतिहासकार हुए हैं वो बताती है। हसन निजामी नाम का इतिहासकार हुआ है जो अपना एक ग्रंथ लिखता है। हसन निजामी नाम का एक इतिहासकार है, किस नाम का? हसन निजामी नाम का। ये अपने ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि पृथ्वीराज की मृत्यु अजमेर के अंदर हुई। इनका ग्रंथ जो है ताज उल मासिर है, जिसके अंदर ये बात मिलती है कि पृथ्वीराज अजमेर के अंदर मारा गया था। ताज उल मासिर, इसके अंदर ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज जो है अजमेर में मारा गया था 1192 के अंदर। तो ध्यान में रख लेना बात। तराइन का दूसरा युद्ध जो है मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज के बीच में होता है, जिसके अंदर पृथ्वीराज रासो से जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज की मृत्यु गजनी के अंदर होती है और गजनी के अंदर ही इनकी छतरी बनी हुई है। लेकिन हसन निजामी नाम का इतिहासकार हुआ है जिसने ताज उल मासिर के अंदर लिखा है कि पृथ्वीराज की मृत्यु अजमेर के अंदर होती है, 1192 के अंदर ही होती है। ये कहानी है। इसके बाद में आगे की बात करती है 1192 के अंदर ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है मोहम्मद गोरी के साथ में भारत आती है और चिश्ती सिलसिले के संस्थापक बन जाती हैं। मोहम्मद गोरी के साथ में कौन आता है? मोइनुद्दीन चिश्ती आती है। इन्हीं मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब का नवाब कहा जाता है। ध्यान में रखना बात, क्या कहा जाता है? गरीब का नवाब कहा जाता है। छतरी की बात की थी हमने, काबुल अफगानिस्तान के अंदर। अब आगे चले, आगे और जानकारी दी इस पृथ्वीराज की और बात करें हम तो पृथ्वीराज के कुछ नाम मिलते हैं, अन्य नाम। चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो, क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो लिखा। उस पृथ्वीराज रासो के अंदर पृथ्वीराज के अन्य नाम मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, इसके अंदर इस पृथ्वीराज को कहते हैं राय पिथोरा। क्या कहा? राय पिथोरा। एक उपाधि और मिलती है दल पुंगल। राय पिथोरा व दल पुंगल क्या मिलती है? पृथ्वीराज की उपाधियां मिलती। ये बात है जी किनकी? पृथ्वीराज के बारे में जो जानकारी है वो। अब आगे पढ़ेंगे हम। पृथ्वीराज का पुत्र है गोविंदराज। पृथ्वीराज का पुत्र कौन है साथियों? गोविंदराज है। इन गोविंदराज के बारे में पढ़ेंगे। ये गोविंदराज जो है अजमेर में नहीं होंगे, बल्कि कहाँ पे होंगे? रणथंभौर के अंदर। कहाँ पे? रणथंभौर। तो आज के लिए इतना ही। सबसे पहले पढ़ा मोहब्बा का युद्ध, जिसे कहते हैं तुमुल का युद्ध। 1182 परमारदी देव चंदेल के साथ में होता है, जिसमें पृथ्वीराज जीत जाता है। आला व उदल जो है दोनों इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त होती है। फिर पढ़ा नागौर का युद्ध 1484 से 87 के बीच में,
जिसमें क्या होता है, गुजरात का चालुक्य शासक भीमदेव के साथ भी युद्ध होता है और भीमदेव इस युद्ध के अंदर हार जाता है। संधि होती है दोनों के बीच में, जगदेव प्रतिहार संधि करवाता है। आगे आगे पढ़ा था हमने चौहान गहड़वाल विवाद, जिसका कारण क्या था, चंदेल व गहड़वाल के बीच में गठबंधन था, साम्राज्य विस्तार नीति थी, दिल्ली पे अधिकार था, सहयोगिता से विवाह था। इसके बाद में पड़ा तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ में होता है। प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज जीत जाता है, काजी जियाउद्दीन व मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन बाद में छोड़ दिया जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 के अंदर होता है पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसके अंदर क्या होता है, पृथ्वीराज हार जाता है। यहीं से पृथ्वीराज के घोड़े का नाम पड़ता है नाट्य रम्मा। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था, जो नाचने वाला घोड़ा था, नाट्य रम्मा नाम था उसका। पृथ्वीराज को सिरसा हरियाणा से बंदी बना लिया जाता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज की मृत्यु गजनी के अंदर होती है, लेकिन हसन निजामी की ताज उल मासीर के अंदर जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज 1192 के अंदर अजमेर में ही मर जाता है। 1192 के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो मोहम्मद गोरी के साथ में भारत आती हैं, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज की छतरी की बात करें तो अफगानिस्तान काबुल के अंदर है। चंद बरदाई की ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज के कुछ अन्य नाम भी थे। राय पिथौरा व दल कुंभल के नाम से पृथ्वीराज को जाना जाता है। पृथ्वीराज का पुत्र जो है गोविंदराज है, जो हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ अजमेर के जो बड़े बड़े चौहान है वो यहीं पे समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको क्लास मिल सके। और क्लास कैसे मिलेगी, जब आप सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लेंगे, तब आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।